साल था 2024 और दिन था 22 अप्रैल जब एक रोशन सुबह के साथ एक भयानक घटना का जन्म हुआ। यूकोन ओक्लाहोमा के एक घर से 911 पर कॉल कर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि उसकी पूरी फैमिली मर चुकी है और ये खबर देने वाला 10 साल का बच्चा था। जब पुलिस घर के अंदर का नजारा देखती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि सामने जमीन पर तीनों बच्चों सहित पेरेंट्स की डेड बॉडी खून से लथपथ पड़ी थी। लेकिन इन पांचों का खून किसने किया? क्या सच में अपनी बीवी को मारने वाला इसी का हस्बैंड था? इसने अपने बच्चों को मौत की नींद क्यों सुलाया? क्यों इसने अपने छोटे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया? क्यों आज तक इस केस का मोटिव पुलिस नहीं जान पाई? क्या है इस अनसुलझे केस का काला सच? आइए जानते हैं आज की इस केस फाइल में। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ये केस फाइल है अमेरिका के यूकोन में बसे ओक्लाहोमा शहर की, जहां खुश मिजाज, खुशियों से भरपूर, हंसी मजाक करने वाली एक फैमिली रहती थी और इस फैमिली को कैंडी फैमिली के नाम से जाना जाता था। इस फैमिली का हेड था 42 साल का जोनाथन कैंडी। जोनाथन पेकॉन सेंटर में पार्ट टाइम काम किया करता था, जिसमें स्पोर्टिंग, म्यूजिक, इवेंट्स, प्रोग्राम वगैरह को ऑर्गेनाइज करता था। साथ ही ओक्लाहोमा सिटी थंडर गेम्स की भी मेजबानी करता था। वहीं इसकी वाइफ थी लिंडसे टेरी। इसकी वाइफ एक जिंदा दिल, खुश मिजाज और हंसमुख महिला मानी जाती थी। ये न सिर्फ खुद हंसती मुस्कुराती रहती थी, बल्कि दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान लाती थी। लिंडसे कोई जॉब वगैरह नहीं करती थी, बल्कि ये घर और अपने बच्चों की देखभाल में बिजी रहती थी। लिंडसे और जोनाथन का सबसे बड़ा बेटा 18 साल का था, जिसका नाम था जेलन। इसके बाद इथान 14 साल, ल्यूकस 12 साल और सबसे छोटे बेटे की उम्र 10 साल थी। कैंडी फैमिली एक हैप्पी फैमिली थी जो अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रही थी और इसके आसपास के लोग भी इस फैमिली से काफी खुश थे। कैंडी फैमिली ने अपने पड़ोसियों के साथ काफी अच्छे कॉन्टैक्ट बना रखे थे। बड़े बेटे डिलन ने हाल ही में मस्टैंग हाई स्कूल से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसे पढ़ाई से ज्यादा म्यूजिक से प्यार था, इसलिए ये ड्रम्स, स्कूल बैंड बजाया करता था। और फिर ओक्लाहोमा बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई के दौरान डिलन ने बाइसन ब्रिजेट बैंड को ज्वाइन कर लिया था और इसका मेंबर भी बन गया था। डिलन का म्यूजिक में इंटरेस्ट होने के चलते इसकी परफॉर्मेंस बड़ी ही शानदार थी। डिलन की पहचान एक अच्छे हेल्पफुल लड़के के रूप में भी की जाती थी, जो सब लोगों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता था। वहीं इसका छोटा भाई इथान मस्टैंग नॉर्थ हाई स्कूल में बेहतरीन बेसबॉल प्लेयर था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान बेसबॉल कोच ने बताया कि इथान पॉजिटिव एनर्जी और जोश से भरा खिलाड़ी था, जिसमें टीम को साथ लेकर चलने की काबिलियत थी। वहीं तीसरा बेटा ल्यूकस भी स्पोर्ट्स में काफी दिलचस्पी रखता था और इथान के साथ इवेंट्स में भी जाता था। इस तरह तीनों बड़े बेटे अपने अपने करियर को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे हुए थे और ये कैंडी फैमिली खुशी से अपने पसंदीदा काम को करती हुई अपनी जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन 22 अप्रैल 2022 को उस मनहूस सुबह ने इस हंसती खेलती फैमिली से सारी खुशियां छीन ली। ये सुबह हर रोज की तरह एक नई शुरुआत लाई थी। जोनाथन के सबसे छोटे बेटे की जब आंख खुली तो उसे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, इसलिए उसने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो इसे कोई भी नजर नहीं आया। कुछ देर के लिए फायर अलार्म बजा और फिर ये भी शांत हो गया। करीब सुबह के 9 बजे ये बच्चा अपने कमरे से निकला और इसने देखा कि इसकी पूरी फैमिली की डेथ हो चुकी है। सबको बड़ी ही बेरहमी से मारा गया है और जमीन पर खून ही खून बिखरा हुआ है। ये देखकर इस बच्चे ने जल्दी से 911 पर कॉल किया और कुछ ही देर में पुलिस भी यहाँ पे आ गई। पुलिस भी ये सब देखकर हैरान थी कि आखिर इस फैमिली को किसने इतनी ब्रूटली मारा है और क्यों? आखिर इस बच्चे को क्यों जिंदा छोड़ दिया गया? इन्हीं सब सवालों के पजल को सुलझाते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। लिंडसे, डिलन, ल्यूकस और इथन के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जबकि जोनाथन के माथे पर गोली का निशान था। ये सब देखकर पुलिस को लगा कि ये घुसपैठियों या चोरों का काम है, लेकिन ये सरासर झूठ था, क्योंकि इनकी डेथ के पीछे इससे भी ज्यादा कड़वा और भयानक सच छुपा हुआ था। अपनी पत्नी और बच्चों को मारने वाला जोनाथन ही था, जिसकी पहचान पड़ोसी रिश्तेदार एक हंसमुख, फन लविंग मैन के तौर पर करते थे। लेकिन जब इसका असली चेहरा लोगों के सामने आया तो हर कोई शॉक्ड रह गया कि जोनाथन ने ही अपनी फैमिली को खत्म किया था और इसका सबूत थी इसके पास मौजूद गन, जिससे एक एक कर जोनाथन ने अपनी वाइफ और बच्चों को मौत के घाट उतार दिया और आखिर में अपनी जान ले ली। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस हंसते खेलते चेहरे के पीछे एक किलर छुपा हुआ था। लोग बड़ी कश्मकश में थे कि जिस फैमिली को एक हैप्पी फैमिली का सबूत माना जाता है, उस फैमिली को बेरहमी से अपने ही करीबी के द्वारा मार दिया गया। लेकिन जोनाथन ने ये सब क्यों किया और बाद में उसने खुद को भी क्यों शूट कर लिया? अपने छोटे बेटे को जिंदा छोड़ने की वजह क्या थी?
ये सवाल पुलिस के साथ साथ सभी रिश्तेदार और पड़ोसियों के दिमाग में भी चल रहे थे। जितना पुलिस ने इन सवालों को सुलझाने की कोशिश की, उतना ही ये फंसते चले गए, क्योंकि इस केस में घरेलू हिंसा का कोई भी सबूत नहीं था, न ही बच्चों और पेरेंट्स के बीच कोई अनबन थी। देखने पर यह फैमिली एक क्लोज और हैप्पी फैमिली नजर आती थी। ये देखकर अब पुलिस ने जोनाथन की लाइफ में चल रही एक्टिविटीज को जानने की कोशिश की। जोनाथन के फाइनेंसेस और मेंटल हेल्थ को जांचा गया और इसके अपनी फैमिली के साथ रिलेशन कैसे थे, इस पर भी जांच की गई। साथ ही जोनाथन के बिहेवियर से रिलेटेड और भी लोगों से और उसके कोवर्कर से पूछताछ भी की गई और सभी ने जोनाथन को एक खुश मिजाज इंसान बताया, जो बड़ी से बड़ी परेशानी में भी अपने चेहरे से हंसी गायब नहीं होने देता था और लोगों को भी इसकी कंपनी काफी अच्छी लगती थी। कोवर्कर्स ने बताया कि जोनाथन के चेहरे पर गुस्सा, उदासी तो हमने कभी देखी ही नहीं थी, लेकिन इसके उलट जब रिश्तेदारों से जोनाथन के बारे में पूछा गया तो कहानी कुछ और ही सामने आई। जोनाथन की वाइफ लिंडसे ने अपने रिलेटिव से अपनी पर्सनल लाइफ में चल रही कुछ प्रॉब्लम्स को शेयर किया था, जिसमें लिंडसे ने बताया था कि इनकी फैमिली फाइनेंशियली काफी प्रॉब्लम फेस कर रही है। पैसों की वजह से ही लिंडसे और जोनाथन के बीच भी छोटी मोटी लड़ाई और बहस होती रहती थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये छोटी लड़ाई ही एक दिन बड़ी ट्रेजेडी को जन्म देगी, जिसका सिलसिला लिंडसे और उसके बच्चों की मौत पर आकर थमेगा। रिलेटिव से मिली इस जानकारी को और ज्यादा डीपली जानने के लिए पुलिस ने जोनाथन के फाइनेंस की जांच शुरू की और कुछ ही समय में सच्चाई सामने आ गई, जिसने ये खुलासा किया कि वाकई जोनाथन पैसों की तंगी से जूझ रहा था। जोनाथन पार्ट टाइम जॉब करता था, जबकि लिंडसे कुछ काम नहीं करती थी। अकेले जोनाथन पर ही 5 मेंबर्स का खर्चा था, जिसे फुलफिल करना मुश्किल साबित हो रहा था। इसलिए डेथ से पहले तक जोनाथन के ऊपर काफी ज्यादा कर्जा और बिल्स थे। जोनाथन पर मेडिकल बिल्स, बैंक लोन्स, ओवरड्यू क्रेडिट कार्ड और रेंट वगैरह था। इन सब का टोटल बहुत ज्यादा था। इन्हीं सब डॉक्यूमेंट्स, बिल्स को देखकर पुलिस को कंफर्म हो गया कि जोनाथन फाइनेंशियली प्रॉब्लम से जूझ रहा था। अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा ना कर पाने की वजह से जोनाथन खुद को यूजलेस और बेकार समझने लगा था। जोनाथन पर फाइनेंस को लेकर इतना ज्यादा प्रेशर बन गया था कि इसे हैंडल कर पाना नामुमकिन था। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को जोनाथन ने रिलेटिव्स के साथ भी शेयर किया था कि वो इस पार्ट टाइम जॉब से अपनी फैमिली को खुश नहीं रख सकता है। जोनाथन को लग रहा था कि वो ना तो एक अच्छा पति है और ना ही पिता। यही पैसों की दीवार लिंडसे और जोनाथन के बीच भी खड़ी हो गई थी, जिससे इनकी मैरिड लाइफ बुरी तरह से इफेक्ट हो गई थी। महीने में, हफ्ते में कई बार इनके बीच बहस हुई और ये लड़ाई झगड़ा बढ़ता चला गया। लिंडसे अपने बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए ये जोनाथन पर फुल टाइम जॉब और मैक्सिमम पैसे कमाने के लिए दबाव बनाती थी, क्योंकि इन पर कर्जा भी बढ़ता जा रहा था। जबकि जोनाथन का कहना था कि वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इसके कंट्रोल में ही नहीं है। ट्रेजेडी से एक रात पहले भी लिंडसे और जोनाथन के बीच लड़ाई हुई थी और गुस्से में जोनाथन ने अपनी फैमिली को मार दिया, ऐसा पुलिस का मानना था, जो इस ट्रेजेडी के साथ काफी रेलेवेंट था। लेकिन लास्ट मिनट पर लिंडसे और जोनाथन के बीच क्या हुआ, यह भी डेटा के आधार पर जानना बाकी था। इसलिए पुलिस ने जोनाथन के ऑफिस में जाकर वहां पे इन्वेस्टिगेशन शुरू की और यहाँ पुलिस को जोनाथन की एक डायरी मिली, जिससे कैंडी फैमिली के पास्ट को जानने में काफी आसानी हुई। इसमें महीनों से चल रही प्रॉब्लम्स को जोनाथन ने लिखा था और गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन उसके लफ्जों से साफ छलक रहा था। जोनाथन ने लिखा कि वो अब लिंडसे के लिए रिस्पेक्ट, प्यार कुछ भी महसूस नहीं करता। अब वो एक ऐसा इंसान बन गया है जो अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। साथ ही जोनाथन ने अपनी फैमिली के फ्यूचर को लेकर भी फिक्र जताई थी। इन सब जानकारी के बाद ये तो क्लियर हो गया कि जोनाथन काफी स्ट्रेस का सामना कर रहा था। उस पर फैमिली बर्डन बहुत ज्यादा था और इसी बर्डन ने उसे मेंटल अनस्टेबल बना दिया था। लेकिन इसने अपने अंदर चल रहे तूफान को कभी किसी के सामने नहीं रखा, ना ही किसी को अपनी तकलीफ का एहसास होने दिया। और डिटेल में जानने के लिए पुलिस ने डॉक्टर जॉनी जॉनसन से कॉन्टैक्ट किया। ये एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जोनाथन के केस को गो थ्रू कर बताया कि जोनाथन काफी समय से गंभीर डिप्रेशन का शिकार था। डॉक्टर जॉनी ने बताया कि मेल्स का डिप्रेशन फीमेल से काफी अलग होता है। वैसे भी मेल्स को ना रोने, एक मजबूत इंसान बनने और फैमिली का पिलर बनकर मजबूती से खड़े रहने की सलाह दी जाती है। और एक मजबूत पुरुष के तौर पर ही जोनाथन ने खुद को अकेले ही ट्रीट किया। किसी के सामने रोना, उससे अपना दुख शेयर करना, इन सबको कमजोरी का एक कारण समझा और अंदर ही अंदर डिप्रेशन को झेलता रहा। शायद अगर इसके पास सपोर्ट होता और जोनाथन ने अपना दुख फैमिली और फ्रेंड्स के संग शेयर किया होता तो आज कैंडी फैमिली की हंसी बरकरार होती। पुलिस के लिए आधा केस सुलझ चुका था, लेकिन अब भी एक बड़ा सवाल था कि जोनाथन ने अपने सबसे छोटे बेटे को क्यों नहीं मारा। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ जोनाथन ही दे सकता था, जो अब इस दुनिया से जा चुका था। इसलिए ये सवाल एक गुत्थी बनकर रह गया, जिसे सुलझाना पुलिस के लिए काफी मुश्किल भरा था। देखते ही देखते इस ट्रेजेडी की घटना पूरे शहर में फेमस हो गई और इसके अनसुलझे रहस्यों ने और भी ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया
पुलिस ने भी केस को पूरी तरह से सुलझाने के लिए और ज्यादा गहराई से जॉनथन की लाइफ को जाना और डायरी से पता चला कि जॉनथन अपनी फैमिली से नाखुश था। मेंटली भी ये काफी डिस्टर्ब हो चुका था, लेकिन फिर भी इसने दुनिया को अपना हंसता चेहरा दिखाया। जॉनथन अपने आप से तो हार ही चुका था, साथ ही ये खुद को अपनी फैमिली के लिए बेकार समझता था। इनकम ना के बराबर थी और खर्चा बढ़ता जा रहा था और कर्ज के बोझ ने तो जॉनथन की रातों की नींद तक छीन ली थी और दिन भी पैसों के बारे में ही सोचकर गुजरता था। इस तरह जॉनथन को ना रात को सुकून था ना दिन को। हालांकि ऐसा नहीं था कि जॉनथन काम करने से पीछे हटता था, नहीं, बल्कि ये तो खुद किसी तरह से ज्यादा पैसे कमाने की तलाश में लगा रहता था, लेकिन कोई भी रास्ता नजर नहीं आया। हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, जिससे प्रोफेशन से लेकर पर्सनल लाइफ तक बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गए। ऊपर से लिंडसे का बार बार लड़ना झगड़ना जॉनथन को और परेशान कर रहा था, जबकि लिंडसे का लड़ना भी जायज था क्योंकि वही कैंडी फैमिली का हेड था। पर दोस्तों, लड़ाई झगड़ा किसी भी चीज का सलूशन नहीं है। बैठ के बात करके ही हर चीज का हल निकाला जाता है। इस दुखद घटना से एक रात पहले भी पैसों को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई हुई और इस बार जॉनथन का गुस्सा फूट पड़ा। इसने जो दुख, स्ट्रेस, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर दबा रखा था, वो किसी सैलाब की तरह उमड़ पड़ा और इस गुस्से का शिकार बनी लिंडसे, जिसे जॉनथन ने बेरहमी से मौत के हवाले कर दिया। जिसके बाद जॉनथन अपने बच्चों की तरफ बढ़ा, लेकिन जॉनथन ने अपने बच्चों को क्यों मारा? इसी सवाल के जवाब में पुलिस ने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि जॉनथन ना चाहता कि उसके बच्चे उसे खूनी के तौर पर देखें, जिसने उनकी मां को मौत की नींद सुला दिया। जॉनथन अपने बच्चों की नजरों में गिरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने तीनों बच्चे डिलन, इथान और ल्यूकस को भी मार दिया। इसके बाद हो सकता है कि जॉनथन को अपने किए पर पछतावा हुआ हो कि उसने अपनी हंसती खेलती फैमिली को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। जिसने इन बच्चों को जन्म दिया, उनका अब तक खर्चा उठाया, जिम्मेदारी उठाई, उसी शख्स ने इनकी जिंदगियों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। इसी रिग्रेट में जॉनथन ने खुद को भी शूट कर लिया, लेकिन अब भी इस फैमिली में एक इंसान बचा था और वो था जॉनथन का सबसे छोटा बेटा, जिसकी उम्र महज 10 साल थी। लेकिन एक सवाल अब भी था कि जॉनथन ने अपने इस बेटे को क्यों नहीं मारा, क्यों सिर्फ इसे ही जिंदा रहने का हक दिया। हालांकि इसका जवाब देने वाला जॉनथन इस दुनिया से जा चुका था, इसलिए अब सिर्फ शक और थ्योरीज के आधार पर ही सवाल का जवाब दे पाना मुमकिन था। इसलिए पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान मिले सबूतों और गवाहों को देखते हुए कुछ थ्योरीज पेश की, जिसमें बताया गया कि हो सकता है कि इन वजहों से जॉनथन ने अपने बेटे को ना मारा हो। इनमें पहली थ्योरी थी कि हो सकता है कि जॉनथन ने अपने बेटे को इसलिए छोड़ दिया हो क्योंकि ये सबसे छोटा और कम उम्र का था। जॉनथन को लगा होगा कि यहाँ क्या हुआ, मैंने कैसे इन लोगों को मारा, ये सब वो नहीं समझ पाएगा। या फिर हो सकता है कि अपनी फैमिली को मारने के बाद जॉनथन को रिग्रेट हुआ, उसे अपनी गलती पर शर्मिंदगी हो, इसलिए उसने अपने गुनाहों को कम करने के लिए अपने इस बेटे को जिंदा छोड़ना बेहतर समझा। डॉक्टर जोनी ने इस बारे में अपनी राय दी और कहा कि अपने बेटे को जिंदा छोड़ना इंसानियत की एक निशानी है, जो ये जाहिर करती है कि जॉनथन में अब भी इंसानियत बाकी थी। जॉनथन को लगा होगा कि अगर वो अपने बेटे को छोड़ देता है तो उसकी फैमिली का नामो निशान पूरी तरह से मिट नहीं पाएगा। हालांकि इस समय जॉनथन के दिमाग में क्या चल रहा था ये कहना बहुत मुश्किल है। इस घटना से न सिर्फ पुलिस हैरान थी, बल्कि पूरा शहर एक अलग ही उलझन में फंसा हुआ था, जहां एक तरफ फैमिली मेंबर्स की डेथ का गम था तो दूसरी तरफ छोटे बेटे के जिंदा रहने की खुशी भी थी। इसलिए सोसाइटी के ज्यादातर लोगों ने डोनेशन इकट्ठा कर इस बच्चे को फाइनेंशियली हेल्प पहुंचाई। लेकिन क्या ये पैसे इस बच्चे को माँ की ममता, बाप का प्यार और भाई बहनों के साथ बिताए गए यादगार पल वापस दे सकते थे? जॉनथन के लंबे समय से छुपे डिप्रेशन ने पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया था। फैमिली को तो मरने के बाद शांति मिल गई, लेकिन इस बच्चे को जिंदगी भर इस दुख को झेलने के लिए छोड़ दिया गया था, जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी माँ, अपने तीनों भाई और अपने फादर को मौत की नींद सोते देखा। आप खुद ही सोचिए, इस छोटे से बच्चे जिसकी उम्र महज 10 साल है, उसके ऊपर क्या बीती होगी। उसके दिमाग पर इस पूरी घटना ने कितना भयानक इम्पैक्ट डाला होगा। आज ये बच्चा मेंटली काफी डिस्टर्ब है। सोसाइटी, पुलिस, रिश्तेदारों का फुल सपोर्ट है। रिलेटिव्स ने इसे अपने पास रख लिया है और साइकोलॉजिकल डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है ताकि अपने पास्ट को भुला सके और जिंदगी में आगे बढ़कर कुछ बेहतर कर सके। आपको क्या लगता है जॉनथन ने अपने बच्चों को क्यों मारा होगा? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।